अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़िल्ले हैदर और एक मरतबा फिर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। नाजरीन, प्रोग्राम है हमारा अब बनेगा अपना घर। अपने घर का ख्वाब देखना हर इंसान का हक है ये, लेकिन इस ख्वाब की ताबीर में कई लोगों का हाथ होता है, जिसमें ख़ास किरदार बिल्डर और डेवलपर का होता है। अगर वो आपको सही मिल जाते हैं तो ये ख्वाब एक हसीन से हसीन तर हो जाता है। हम कोशिश करते हैं कि अपने मेहमानों में ऐसे गेस्ट को बुलाएं जो ऐसे बिल्डर और डेवलपर हों, जो आपको ऐसे मशवरे दें जिससे आपका अपना घर बनाने का ख्वाब जल्द से जल्द ताबीर में अमल में आए। आज जो हमारे मेहमान हैं, कराची और इस्लामाबाद में कई प्रोजेक्ट जो हैं उनके हैं, और कई प्रोजेक्ट जो हैं वो डिलीवर भी कर चुके हैं। आबाद जो कि एक बिल्डर्स की तंजीम है, उसके वाइस चेयरमैन भी हैं और जीवा कंपनीज़ के डायरेक्टर भी हैं, नदीम यूसुफ जीवा साहब। इनसे बहुत सारे सवालात करेंगे, बहुत कुछ पूछेंगे, इनसे मशवरा लेंगे, लेकिन उससे पहले एक इनके प्रोजेक्ट के बारे में एक पैकेज है जो हमारे रिपोर्टर ने बनाया है, पहले हम वो देखते हैं। एक मौका कि हर पाकिस्तानी बना सके अपना घर, शुरू कर सके अपना कारोबार और इस अर्ज़ पाक के एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर उभरे और महंगाई को मात दे। हमारे मेहमान नदीम जीवा आपसे मुलाकात के लिए हैं मौजूद अब बनेगा अपना घर में। नदीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी ज़िले इधर आपका और GTV का प्रोग्राम में मधु करने का। और मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ अब बनेगा अपना घर, और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएट लिया आपने, जिससे लोगों को जो है वो इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। मैं समझता हूँ लोगों को फ़ायदे भी हो रहे होंगे, और आज के दौर में इस प्रोग्राम की ज़रूरत भी थी, और जो आपने पूरी की इस कमी को आप पूरा भी कर रहे हैं और बेहतर तौर पर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नज़ीर साहब, हमारे प्रोग्राम में जब भी हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो उसमें हमारी कोशिश होती है जो ईमेल के ज़रिए हमें सवालात लोग पूछते हैं, ज़ाहिर बात है हर किसी की रसाई जो है, अप्रोच जो है वो बिल्डर तक नहीं होती। तो हमारे प्रोग्राम के ज़रिए लोगों के कुछ सवालात होते हैं, वो आप डायरेक्ट बराह रास्त उनको जवाब देते तो उनके मसले मसाइल किसी हद तक कम हो जाते हैं। महंगाई का जिन जो है वो काबू नहीं आ रहा है, और इसमें हर इंसान को नौकरी करना, कारोबार आदमी को के लिए मज़ीद मुश्किलात भी हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस इंडस्ट्री को अपनी? क्योंकि ये जो आप लोग प्रोजेक्ट देते हैं, ये 3 साल के, 2 साल के उसमें देते हैं, अब बीच में महंगाई का कुछ रेशो हर जगह पूरी दुनिया में बढ़ता है, लेकिन पाकिस्तान में इंतहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए ज़िले इधर महंगाई जो है, पहले एक टाइम हम देखते थे कि साल में एक दफ़ा बजट आता था, एक दफ़ा सीमेंट की प्राइस बढ़ते थे और एक दफ़ा स्टील की प्राइस बढ़ती थी। अब पिछले हम 2 साल से देखते हैं कि ये ना रुकने वाला, जैसे आपने जिन की बात की, ना रुकने वाली महंगाई शुरू हो गई है। अब होता ये है कि यहाँ डॉलर थोड़ा इंक्रीज़ होता है और हमें एक मैसेज आ जाता है कि जी कल से जो है सरिया जो है 3000 टन 5000 टन महंगा हो गया। यानी हमारी सारी बजटिंग आउट हो जाती है। जो लोग बुकिंग करवाते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में कहाँ आते हैं, जो आउटस्कट एरियाज़ हैं जहाँ पर लोगों ने अपनी पोजीशनें क्लियर की हुई हैं 5000 6000 स्क्वायर फीट पे, और आज की तारीख में उनको कॉस्ट जो आ रही है वो आ रही है 6000 साढ़े 6000 रुपये। अब वो किस तरह मीट करें? वो बिल्डर भी आबाद की तरफ देखते हैं कि जी ये जो प्राइस एस्केलेशन आ गई इतनी ज़्यादा, तो हम जो है प्राइस को बढ़ाने की हमें परमिशन दी जाए, हम प्राइस को एस्केलेशन करें। तो इसमें हम गवर्नमेंट से भी काफ़ी दफ़ा हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि जो उसमें स्टील के अंदर जो उन्होंने ज़्यादा जो टैक्सेस लगाए हुए हैं, सीमेंट में लगाए हुए हैं, उसमें रिलीफ दिया आपकी जाए। अभी कुछ अरसे पहले मुलाकात भी रह चुकी है, वज़ीर आज़म से भी शायद हुई थी, इसहाक़ डार साहब से भी हुई थी, और मेरा ख़्याल निगरान सेटअप से भी मुलाकात हो रही है। तो ये मुलाकात का कुछ सॉल्यूशन है, कुछ हल है, या सिर्फ़ ये फ़ोटो सेशन होता है और आपके मुतालबात जूँ के त्यों रहते हैं जैसे कि और डिपार्टमेंट में? देखें, इसार डॉक्टर साहब से जब हमारी मुलाकात हुई थी, जब बजट आ रहा था, बिल्कुल। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट यही की कि इसाक डार साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की कि देखें जो बिज़नेसमैन होते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो भी बिज़नेस करते हैं, रियल एस्टेट का करते हैं, कंस्ट्रक्शन का करते हैं, या हमारी जितनी मुख्तलिफ़ चैम्बर्स हैं, काटी है, हमारी आबाद है, सारी जितनी भी एसोसिएशन है, और जो लोग बिज़नेस करते हैं, आप उनको बुलाते हैं साल में एक दफ़ा। मैंने उनको कहा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो एक फ़ादर का दर्जा रखता है बिज़नेसमैन के लिए। मैंने कहा उसकी तरफ से एक छोटी सी भी रिलैक्सेशन आती है ना, तो वो जिस तरह वो हमारे फादर हाथ रखते हैं ना हमारे कंधे पे, तो हम इतने चौड़े जाते हैं कि यार में हमारे फादर ने हमारे लिए अप्रिशिएट कर दिया या हमें ये कर दिया।
तो हमने उनको उस प्लेटफॉर्म पे एक ही रिक्वेस्ट की कि आपको यहाँ पर साल में हमें एक दफ़ा नहीं बुलाना चाहिए, अगर आप 12 दफ़ा नहीं बुलाते तो कम से कम हमें 6 दफ़ा तो बुलाएं, हमसे आप सजेशन लें। हमने उनको कहा बिजनेस करना तो गवर्नमेंट वो का नहीं बुला रहे थे तो आप बुला लिया करें। हम बुलाते हैं तो नहीं आते ना सर। अच्छा, आप बुलाते तो नहीं आते, तो अब्बू आपसे नाराज हैं। अब्बू अब्बू पता नहीं क्यों हमसे नाराज़ हैं। अब होता ये है कि मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की, मैंने कहा हम तो खुश जब होंगे कि हमारे जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे फादर हैं वो कहें मैं आबाद आना चाह रहा हूँ, वो कहें मैं चैम्बर आना चाह रहा हूँ, वो कहें मैं काटी आना चाह रहा हूँ, तो हमारा मॉरल और हाई होगा और हम आपको बिजनेस के प्रपोजल भी देंगे, हम सजेशन भी देंगे और इस मुल्क की बेहतरी के लिए, यानी ये नहीं कि सिर्फ हमारी ज़ात के लिए, इस मुल्क में बिजनेस इज डूइंग बिजनेस किस तरह हो सकता है, कारोबार किस तरह हो सकता है। देखिए वो आपको बिजनेसमैन बता सकता है, कारोबारी तबका बता सकता है। जब आप एसोसिएशन आएंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है टॉप के बिजनेसमैन आएंगे, सब आएंगे उसमें जो मेंबर है उसका, जो मेंबर है, और मेंबर के मुराद ये है कि जो 400 गज के प्लॉट पे काम कर रहा है वो भी आएगा, वो भी अपनी सजेशन देगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बंद कमरे में बैठे हैं और हम सिर्फ हमारे जो ऑफिस बेरर बैठे हुए हैं वो आपको सजेशन दे रहे हैं। एक हेल्दी डिस्कशन होगी जिससे हम समझते हैं सिर्फ आपकी मिनिस्ट्री को नहीं, पूरी मुल्क की इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। और हम कभी एक इंडस्ट्री की बात नहीं करते, हम पूरी मुल्क की इंडस्ट्री की बात करते हैं। और जिस तरह मैं आपको एक थोड़ी सी इसमें ऐड कर दूं कि हमने उनको ये भी गोश गुजार करवाया कि आबाद पूरे मुल्क में काम करता है, सिर्फ कराची की हद तक नहीं है। 1400 मेंबर काम करें, आज आबाद को 50 साल हो गए और आज जितनी भी आपको पूरे पाकिस्तान में बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग नज़र आती हैं वो सारे आबाद के मेंबर्स ने बनाई हैं। और दूसरा ये है कि आप उन लोगों को अप्रिसिएशन दें और उन लोगों को कोई ऐसा लेवल बना के दें। और देखें हुकूमत का काम होता है, हम पिछले 5 साल से 10 साल से रिक्वेस्ट करें, हमें आपसे ना ज़मीन चाहिए ना हमें कोई आपसे कोई लोन चाहिए। हम चाहते हैं कि जिन एरिया में आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी होती है ज़िले भाई, हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डाले, पानी बिजली गैस वहाँ मुहैया करे, जो सहूलियात हैं। हम कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे ज़मीन में भी रिलीफ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए रिलीफ कहाँ चाहिए कि जहाँ जैसे स्टील है, सीमेंट है, वहाँ टैक्स में रिलेक्शन चाहिए। हम बिल्डिंग भी बनाएंगे, हम उस इलाके को आबाद भी करेंगे। अब जैसे छोटी सी मिसाल है हैदर भाई, एक ऐसा एरिया हमारे जैसे सुरजानी, अगर आज देखें तो 10 साल पहले वो आबाद हो जाता, क्यों नहीं हुआ? वहाँ आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डाला, पानी बिजली गैस नहीं डाला। अब जो शख्स, लोग वहाँ जाते थे कहते थे मगरिब से पहले देख के वापस आ जाओ वरना छीना झपटी हो जाएगी। देखें हम हमेशा ये रिक्वेस्ट करते थे कि जिन्होंने आज से 20 साल पहले प्लॉट लिया है, जिनका ख्वाब था कि हम वहाँ घर बनाए, वो तो बेचारे दुनिया से भी चले गए। अगर हुकूमत ने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डाला होता, बिजली पानी गैस डाला होता, तो वो आज से 10 साल पहले अपना 3 लाख में 3.5-4 लाख में घर बना के अपने घर में शिफ्ट हो चुका था। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने बज़रूरत, बच्चे की शादी हो रही है, बच्चा पढ़ रहा है, उन्होंने लाख 2 लाख 3 लाख में प्लॉट बेच दिया। आज वहाँ प्लॉटों की जो प्राइस है वो 25 लाख से 40 लाख रुपए। तो ये सारा नुकसान किसका हो रहा है? एक आवाम का हो रहा है। नाज़रीन, जीवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कई सवालात मज़ीद इनसे पूछेंगे, सरजानी के अलावा के मुख्तलिफ़ इलाकों के बारे में भी इनसे पूछेंगे, हाईवे का भी जिक्र करेंगे, लाहौर का भी जिक्र करेंगे, इस्लामाबाद का भी करेंगे। लेकिन लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी सरजानी टाउन की और जीवा साहब हमें बता रहे थे कुछ हुकूमती शख्सियात का जिनसे इनकी मुलाकात होती थी। जीवा साहब ये बताएं, आपने जब मुलाकात हुई हुकूमती इदारों के अफसरान से और हाकिम वक्त से मैं कहूँगा, तो आपने उनको बताया कि ये जो बिल्डर डेवलपमेंट की जो वो है इंडस्ट्री है, ये सिर्फ वाहिद इंडस्ट्री नहीं है, इससे जुड़े 70 से ज़ायद इंडस्ट्रियाँ इससे वाबस्ता हैं। यानी कि अगर इसको नुकसान पहुंचेगा तो 70 इंडस्ट्रीज़ इफ़ेक्ट होंगी। ज़िले अदर जब हमारी मीटिंग हुई तो मेरे ख्याल से पिछले 10 या 15 सालों में पहली दफ़ा ऐसा होगा कि उन्होंने हमारी 2 घंटे बात सुनी। अच्छा, आज तक ऐसा नहीं हुआ। 10 मिनट मीटिंग, 15 मिनट मीटिंग, उसके बाद आप भी मीडिया से ताल्लुक़ है, आपको ही पता होता था कि अपना टिकट लेके आप इस्लामाबाद जाते हैं, वहाँ होटल लेते हैं और 10 मिनट की मीटिंग करके 10 मिनट की। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर हम आबाद के प्लेटफॉर्म से जाते हैं तो हर मेंबर अपनी टिकट भी खुद देता है, अपनी रिहाइश का। लोगों को ये तासुर जाता होगा कि जैसे आबाद के खर्चों पे हम जाते होंगे, हम अपनी टिकट, अपना
होटल हमारा, हम सब खुद वो करते हैं। हम वहाँ गए, हमने हमें उस दिन हमने उनको कन्वेंस भी किया। हमने कहा ये जो आप रियल एस्टेट और उसमें कहते हैं कि जी रियल एस्टेट में पैसा पार्क हो जाता है, उस दिन हम इसहाक डार साहब को ये बात तो समझाने में कामयाब हो गए। हमने उनको कहा कि ये जो बिल्टअप प्रॉपर्टी है, जो बिल्डर जो बिल्डिंग बनाता है, उस बिल्डिंग में सिर्फ सीमेंट और सरिया नहीं लगता और सैनिटरी की आइटम नहीं लगती। मैंने उनको, कहते हैं ना, हम और आप मिसाल से ही समझते हैं, वैसे तो हमें कोई बात समझ नहीं आती। तो मैंने उनको एक मिसाल दी। मैंने कहा इसहाक डार साहब, मेरा और आपकी ख्वाहिश होती है, मर्द की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना बिजनेस हो, अपना कारोबार हो, और एक घर की औरत का ख्वाब होता है कि उसका अपना घर हो, और उसमें कोई बुराई नहीं है, अलग रहना बहुत अच्छी बात है, उससे मोहब्बतें रहती हैं। मैंने कहा 15 साल 20 साल से ये बात नहीं क्या, वो लोग कहेंगे हमारे प्रोग्राम में आप लोगों को जो है ना फैमिलीज को अलग अलग करवा रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूँ मेरे फादर ने तो मेरी शादी मुझे अलग कर दिया, वो मेरे फादर ने मुझे किया नहीं, बड़ी बात है। मैं अलग मोहब्बत नहीं से हुआ, किया, लड़ाई से किया? मोहब्बत से शुरू से, यानी डे 1 से उन्होंने कहा कि आपने अलग रहना है, उससे मोहब्बत रहती। तो मैं आपको बताऊं कि जब ये बात हमने उनको कन्वे की, मैंने कहा देखिए डॉक्टर साहब, 15 साल 20 साल होते हैं ना, तो बेगम बोलती है मुझे अपना अलग घर लेना है। तो मैंने कहा जब अलग घर लेती है ना वो, तो कहती है मैं पुराने घर में अपनी नए घर में कोई पुरानी चीज़ लेके नहीं जाऊंगी। अब आप सोचें उस घर के अंदर क्या क्या लग रहा है। बेडशीट लग रही है, सिर्फ बेडशीट नहीं लग रही है, उसमें यान इन्वॉल्व हो रहा है। फर्नीचर नया गया आपका, फर्नीचर में सिर्फ फर्नीचर इन्वॉल्व नहीं हुआ कि पॉलिश, उसमें पॉलिश लगी, उसमें लेबर लगी, आपका एसी लगा, आपके कर्टन लगे, आपकी सारी क्रॉकरी है, सब कुछ आपका, सैनिटरी आइटम, हर चीज़ आपकी इन्वॉल्व हो जाती है। तो वो बात उनको क्लिक भी की। उन्होंने कहा आप सही कह रहे हैं कि वाकई में इस इंडस्ट्री से काफ़ी 70 के करीब इंडस्ट्रियाँ जुड़ी हुई हैं और सबको फ़ायदा होता है। तो और हमने ये भी रिक्वेस्ट की, हमने कहा देखें हमारे जो लोकल यहाँ के लोग हैं, और उस वक्त आपको पता है वो इंपोर्ट पे बैन लगा हुआ था, मैंने कहा बेहतरीन आपके पास मौका है, यहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, जिस किस्म का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, टाइल बना रहे हैं, सैनिटरी बना रहे हैं, जो करें आप उनको बुलाएं, उनसे मीटिंग करें, उनसे पूछें उनको क्या चीज़ की नीड है। जीवा साहब, मेरी जो बात हुई थी, जो लोग यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ें, टाइल्स हैं या और सैनिटरी के आइटम हैं, वो कहते हैं कि इतने टैक्स हो गए हैं, इतनी महंगाई हो गई है, लेबर इतनी ज़्यादा हो गई कि जो हमें 3 रुपये की चीज़ यहाँ पड़ रही थी, वो अगर हम बाहर से मंगवाते हैं तो वो हमें 1 रुपये कुछ पैसे की पड़ती है, क्योंकि वहाँ उसमें हमें सिर्फ एक टैक्स देना पड़ता है। लेकिन यहाँ अगर हम बनाते हैं, बिजली के बिल आपको पता है आसमानों से बातें कर रहे हैं, क्या घर के हों या इंडस्ट्री के हों, तो यहाँ तो इंडस्ट्री चलाना, रन करना मतलब आसान नहीं है आजकल के दौर में। तो वो ऐसे ही होता है ना, वो करते क्या है, जो हमारे यहाँ के काफ़ी, आपको भी पता होगा, जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बहुत से लोग, मैं आपको सही बता रहा हूँ, बहुत से लोग बाहर से चीज़ें मंगवा के अपना लेबल लगा देते हैं उसके ऊपर। क्यों लगा देते हैं? कहते हैं यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ हमारा जो ऑर्डर होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ हमारा लोकल ऑर्डर होता है, हम उसको मीट नहीं कर पाते। वो क्या करते हैं, वहाँ से मांगे उसको स्टैम्प मार देते हैं। तो जैसे अभी मैंने कहा कि हम जब मिलकर आए थे, आज से 3 महीने पहले मिलकर आए थे, तो हम कुछ होप लेकर आए थे, और मैंने उनको कहा भी, मैंने कहा हर दफ़ा हम आते हैं, हम यही कहते हैं कि यार कुछ होना नहीं, लेकिन हम अच्छी होप लेके जा रहे हैं कि आप अच्छा करेंगे, लाइजन करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। देखें सबसे बड़ा हमारे मुल्क के अंदर प्रॉब्लम क्या है, हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम मीडिया पे देखते हैं कि जी आज हमारी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब से, फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई, फ़ोटो सेशन हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद कम्युनिकेशन नहीं होता, वो अपने काम में लग जाते हैं। हमारी तरफ से सजेशन जाती रहती हैं, मुतवातिर जाती रहती हैं, हम मीटिंग का भी डालते रहते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि जब तक आप बिजनेसमैन से कम्युनिकेशन नहीं करोगे, मईशत अपने ट्रैक पे नहीं चढ़ेगी। देखें आपका ताल्लुक मीडिया से, आप रोज़ सियासत को भी देख रहे होते हैं, कवर भी कर रहे होते हैं। एक जब अलाई जो होता है इनका, जो जमातों का होता है, उसमें से एक पार्टी नाराज़ हो जाती है तो हमारे जो मिनिस्टर हज़रात होते हैं, पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। वो प्लेन लेके, स्पेशल प्लेन लेके कराची आते हैं या बलूचिस्तान जाते हैं। आज तक हमने तो नहीं देखा, पर अल्लाह दिखाए हमें वो दिन भी, हम भी उसमें नाचेंगे, फिर हमें भी वो दिन दिखाए कि किसी दिन हमारा जो है बिजनेसमैन नाराज़ हो, हमारा कोई फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो स्पेशल प्लेन लेकर आए, जी आपकी तकलीफ़ क्या, मैं दूर करता हूँ। पता नहीं वो असरत हमारी गवादर वाली तकलीफ तो अब तक दूर नहीं हुई। गवादर आप लोग जो है वो कोई मतलब सहूलत नहीं मिली हुकूमत की तरफ से, और गवादर अब तक जो है वो आबाद नहीं हो सका। देखिए ज़िले अदर कोई भी नई स्कीम बनती है ना, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा, जब तक हुकूमत की सपोर्ट नहीं होगी ना, और हम हुकूमत से सपोर्ट, जो मैं स्टार्ट में कहा, एक ही चीज़, हुकूमत से सपोर्ट क्यों लेते हैं आप? देखें आप, नदीम यूसुफ जीवा साहब एक सोसाइटी बनाते हैं, वो लॉन्च होती है, उसके पोस्टर निकलते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है, और वो सेल होना शुरू हो जाती है। सही है। 6 महीने बाद मैं कॉल करता हूँ, नदीम भाई एक प्लॉट चाहिए, आप कहते हैं यार दिल्ली भाई सॉरी वो
सेल आउट हो गए, मैं पता करता हूँ कोई कैंसिलेशन में, ये एक सेम जुमला हर जगह से मिलता है। हुकूमत जो एक कॉलेज लाती है, एमडीए की मिसाल आपके सामने, एलडीए की मिसाल आपके सामने, इनकी जो सोसाइटीज़ हैं वो आज 30-30 साल हो गए हैं, लोग जिन्होंने प्लॉट लिए थे वो मर गए, उनके बच्चे मर गए, लेकिन अब तक वो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, उसमें गटर लाइनें नहीं बिछी हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो लोग वहाँ कैसे, वो तो नाकाम तरीन लेकर आते हैं। देखिए जिले अदर मैं आपको बताऊं, अगर उन स्कीमों के आपने कहा ना जहाँ पर सेवरेज नहीं हुआ, सेवरेज के पैसे भी अकाउंट्स में चढ़ गए होंगे, हाँ बिल्कुल, सब कुछ चढ़ गए होंगे, बिल्कुल चढ़ गए, लोगों से ले चुके हैं, वो ट्रांसफर लोगों से पे ले उस पे चुके हैं। देखिए चेक एंड बैलेंस जहाँ नहीं होगा, देखिए हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया क्या है कि एक वहाँ का जो सोसाइटी एक लाउंज होती है, उसका जो डीजी आता है, वो डीजी 2 साल रहता है, 3 साल रहता है, वो चला जाता है, नया डीजी आ जाता है कमा के, फॉलोअप नहीं है ना। बात ये है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हालांकि अगर आप देखा जाए, जैसे मैंने अभी एक सजेशन दी थी HBFC को, आज से 3 साल पहले मैंने इनको एक प्रपोजल बना के दिया था। मैंने प्रपोजल बना के इनको ये दिया था कि अगर HBFC चाहे, उनके सदर भी मिलने आए थे मुझसे, मैंने कहा अगर HBFC चाहे ना, वो 5000 अगर अपार्टमेंट लॉन्च करे ना, तो वो एक दिन में बिक सकता है। क्यों बिक सकता है? उसकी वजह ये है कि और आपको डबल बिजनेस मिलेगा। किस तरह बिजनेस मिलेगा? इस तरह मिलेगा कि एक तो आपको क्लाइंट मिलेगा लोन वाला, प्लस आपका बिजनेस वो होगा, रुकेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं। तो उन्होंने उस पर सारा होमवर्क किया। अच्छा, यही हमारे यहाँ मसला आ जाता है कि जी हमारा बोर्ड बैठता है। अच्छा, आप हुकूमत के साथ जेवी क्यों नहीं करते? ये एमडी के जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, एलडीए के रुके हुए हैं, इसके साथ अगर आप जेवी कर लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? देखें ज़िले अदर भाई, हम हुकूमत के साथ जेवी इसलिए नहीं करते, आपको पता है आज जेवी होता है, कल जो है वो नैब में वो खुल जाते हैं, केसेस खुल जाते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई हम आपको आबाद के प्लेटफॉर्म पे, आबाद हमेशा, अभी ये CDA के मेंबर प्लानिंग आए थे, आबाद आए थे, उनको भी हमने कहा कि जहां जब आबाद की सपोर्ट चाहिए, आप चाहते हो कि कोई एरिया कोई डेवलप करना, ये करना है, आबाद के प्लेटफॉर्म पे आबाद उसको वो भी करेगा, मॉनिटर भी करेगा, सब कुछ करेगा, आप उसको वो लेके चलें। देखें अभी बात से बात निकली, मैं एक और आपको ऐड करता हूँ। ये हमारे यहाँ यूथ लोन जो दिया जा रहा है, जो भी जा रहा है, अभी आजकल सुना है ट्रक दे रहे हैं उसमें। हमने उनको पता है क्या सजेशन दी? हमने सजेशन दी कि आप उनको लोन दें, ये जो बच्चे निकल रहे हैं NED से, सर सैयद से, सिविल इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं, जो टेक्सटाइल में टेक्सटाइल का वो करके निकल रहा है, आप जो सिविल इंजीनियरिंग करके निकल रहा है, उसको एक सोसाइटी आप लॉन्च करें, उसमें मिसाल के तौर पे 5000 प्लॉट हैं, उसमें 100 इंजीनियर को बोलें कि जी 10-10 प्लॉट आपको दिए और ये आपको लोन दे रहे हैं, उस पर आबाद की मॉनिटरिंग कर दें। मैंने कहा उसको क्या, वो घर बनाएगा, उसको बिजनेस भी क्रिएट हो जाएगा। और इसी तरह टेक्सटाइल में आप चैम्बर चले जाएं, चैम्बर से वो पूरा लाइसेंस करें। तो अच्छा, मैंने सवाल किया, मैंने कहा ये आपने इतने अरसे में कितना लोन दिया? तो मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ मुझे 10-60 अरब का कुछ फिगर दिया, मुझे सही फिगर याद नहीं। मैंने कहा उसका आउटपुट क्या हुआ? तो बोले 0। तो मैंने कहा वही बात है ना, जैसे आपने MD के कहा, जो भी कहा, हमारे यहाँ इतना, मैं कहता हूँ आज की तारीख में लोग मायूस हैं, हम पुरुमीद हैं, मैं पुरुमीद हूँ, हमारी पूरी आबाद पुरुमीद है, हमारे सारे जितने भी लोग काम कर रहे हैं हम पुरुमीद में। इस मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा काम है, सिर्फ इसको सही लोगों की ज़रूरत है, सही लोग काम करने वाले, हमें हमारी जो ऊपर की लीडरशिप हो वो सही होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए। नदीम जीवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक और कमर्शियल ब्रेक की तरफ हमें जाना है, उसके बाद इनकी बहुत अच्छी एडवाइस है, वो हम पूछेंगे, इनसे मशवरे भी लेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी बात जो है, हमारा प्रोग्राम जो है वो हाकिम वक्त और अरबाब इख्तियार तक भी पहुँचे, ताकि आइंदा आने वाली हुकूमत में जो है वो नदीम जीवा साहब को मुशीर बनाया जाए, ताकि अच्छे मशवरों से ही मुल्क तरक्की करे। तो लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। अच्छे मशवरे हो गए। अब आप ये बताएं कि आपका पर्ल विला कितने का आप दे रहे हैं, और फिर वो विला दे रहे हैं, फिर आपने नेशनल हाईवे चले गए, आप कहाँ सरजानी टाउन, कहाँ नेशनल हाईवे, वहाँ पे आप मॉल, आपने दोहा मॉल की ओपनिंग करी और बड़ा अच्छा फंक्शन भी पिछले दिनों हुआ था, लोगों ने बताया, हमें काफ़ी तारीफ़ करी, आप ख़ुद भी थे और लोगों के साथ ही थे वहाँ पे। वहाँ पे आपने मार्केट लॉन्च कर दी, कपड़ा मार्केट, ये वो। तो एक तरफ घर, एक तरफ मार्केट, प्रॉफिट ज़्यादा है
की वजह से किया है, क्या नहीं, आज तक हमारे जितने प्रोजेक्ट आप देखेंगे ना, आप जितने प्रोजेक्ट में भी आएंगे तो आपको प्राइस मार्केट के लॉस पे तो नदीम भाई नहीं दे सकते? नहीं, मैं आपको बताऊं, बहुत कम प्रॉफिट में काम करते हैं हम, और आपको मार्केट से प्राइस कम ही नजर आएंगे। अभी जैसे आपने जिक्र किया, जब भी तो गवर्नमेंट आपका साथ नहीं देती, वो कहते हैं इतने कम प्रॉफिट वाले का क्या साथ दे, हमें तो ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। नहीं देखें, वो बात ये है कि इसलिए हमारे प्रोजेक्ट भी कम है, हम कम छोटे बहुत ज़्यादा। विला कितने का है आपका? देखें आज की तारीख में मेरे ख्याल से अगर आप पूरा सुरजानी घूम लें, आपको 120 गज का सिंगल कहीं भी 70 लाख रुपए की रेंज में नहीं मिलेगा। ठीक है। 80 गज का 50 इंस्टॉलमेंट पे है या कैश पे? ये इसमें हम इंस्टॉलमेंट पे भी दे रहे हैं और कैश पे भी दे रहे सेम प्राइस इंस्टॉलमेंट पे या हैं। उसकी इंस्टॉलमेंट की थोड़ी ज़्यादा प्राइस है, ठीक है। और अभी 120 गज में हम पोजीशन भी दे रहे हैं वहाँ। अच्छा, दे रहे हैं। बिजली पानी है, तमाम गैस, चीज़ें हैं, लीज है, लीज। और सुरजानी में मैं आपको बताऊँ, ये हमारे लिए सिस्टम की क्या सूरत है? सिक्योरिटी ये है कि बाउंड्री वॉल है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी अंदर जाता है तो बगैर उसकी परमिशन के नहीं जा सकता, और आप विजिट भी कर सकते हैं, संडे सैटरडे आप विजिट कर सकते हैं। अंदर आप आएंगे, आपको अंदर बिल्कुल बाउंड्री वॉल। कितनी आबादी हो चुकी है अभी वहाँ? अभी हमने पोजीशन देना शुरू किया, हमने तकरीबन समझ लें 10 लोग वहाँ रहने भी आ गए, रिहाइश हो गई है। टोटल कितना है? टोटल हमारे जो विला हैं 120 गज के, वो 96 हैं, और 80 गज के भी उसमें हमारे विला हैं, उसके इंशाल्लाह हम पोजीशन देने जा रहे हैं। अच्छा नदीम भाई, मैंने सुना था अभी एक ऐसी आपकी कम्युनिटी में मैं बैठा हुआ था बिल्डर्स में, तो उन्होंने कहा कि बड़े घर तो बनाना बेचना आसान है, लेकिन अभी जो महंगाई का तूफान आया है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुए हैं वो 120 और 80 गज की कैटेगरी हुई, जबकि वो सबसे लो कॉस्ट हैं, और लोग ज़्यादातर वो चाहते हैं। जो आपने अलग घर की बात की थी ना, कि शादी के 1 साल बाद 2 साल बाद ही बीवी कहती है कि अलग घर ले लें, तो वो तो 80-120 गज में शिफ्ट होंगे छोटी फैमिली की वजह से। तो उसका कहते हैं कि बहुत फ़र्क उस पर असर पड़ा इस महंगाई का, क्या कहेंगे? आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल रेज़ किया है। वाकई में जो देखें, होता है क्या है, हमारे यहाँ काफ़ी लोग जो है आज से 8 साल 10 साल पहले कहीं किसी स्कीम में प्लॉट बुक करवाते हैं, फिर प्लॉट बुक करवाने के बाद उसको बनाने का वक्त आता है। तो बनाने का वक्त आता है तो उसमें भी यही होता है कि वो प्लॉट जब उन्होंने लिया होता है तो वो पैसे जोड़ होते हैं, 8-10 लाख रुपए जोड़ लिए। अब आज की तारीख में मसले क्या हो गए, जो 80 गज का घर है उसमें जो मिसाल के तौर पे आज से 1.5 साल 2 साल पहले जो कॉस्ट आती थी 1500 रुपये 1800 रुपये आती थी, वो कॉस्ट आज चलेगी 4000 4,500। मैं ये नॉर्मल की बात बता रहा हूँ। अच्छा, यानी जो हमारा नॉर्मल विला बनता है, अगर आप अच्छा विला बनाने जाओगे तो वो 6000 को टच करेगा। तो अब मिसाल के तौर पे एक आदमी ने सेविंग की, मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसने 10 लाख में बोले यार 10 लाख में मैं अपना विला बनाऊंगा, छोटा विला बनाऊंगा। अब कॉस्ट पहुंच गई 20 लाख 22 लाख रुपए पे। अब 10 लाख रुपए के 2 लाख तो कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेगा, लेकिन 22 लाख रुपए नहीं अरेंज कर सकता, तो वो जो उसका ख्वाब बेचारे का ख्वाब ही रह गया। तो ये जो 1-1.5 साल के अंदर देखें क्या होता है, 2 साल 5 साल के अंदर ये फ्लक्चुएशन आती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने 80 गज का 120 गज का मकान स्टार्ट लिया, उसके जहन में ये होता है, वो बजट रखता है, मिसाल के तौर पे 120 गज का बजट रखता है कि यार ये बनेगा मेरा 30 लाख रुपए के अंदर, बजट रखता है। और उसके दिमाग में ये होता है कि 30 के 34 हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, लेकिन 30 के अगर 50 हो जाएंगे तो वो बीच में ही रुक जाएगा, बीच में रुक जाएगा। तो ये बड़े इश्यूज हैं। और अभी जैसे जिस तरह से हमारे यहाँ महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो ये 80 गज 120 गज, अभी जैसे मैंने आपको हमारे उसका तस्करा किया कि 70 लाख में, ये 70 लाख में हम क्यों दे रहे हैं, हमारा बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन। लोन तो नहीं है कि पता चले बाद में इसमें कोई लोन नहीं है, 20 लाख लोन भी देना है? नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं है इसमें। जो हम बता रहे हैं, अगर आज आप बनाने जाओगे ना, आप 70 लाख में नहीं बना सकते। आज देखें, आज मार्केट के अंदर क्या है, जैसे मैं सबको मशवरा देता हूँ, हमारे यहाँ लोग मशवरा देते हैं, मैं हमेशा मशवरा देता हूँ, जब प्रॉपर्टी नीचे आए, जब बाजार नीचे हो, मार्केट नीचे हो, जब हमें फ़ौरन प्रॉपर्टी परचेस करना चाहिए। और इस वक्त मैं बताऊँ राइट टाइम है। ये जो अभी थोड़े बहुत हमारे माशाल्लाह हालात भी बेहतर हो रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, आप देखेंगे कि एकदम से फ्लरिश करेगी प्रॉपर्टी। और फिर मैं यानी जो हमारे जो कम इलाके वाले लोग इलाके हैं जहाँ पर कम बजट वाले हैं, वहाँ प्रॉपर्टी परचेस नहीं कर सकोगे। और देखें, प्रॉपर्टी का टाइम होता है परचेस करने का, वरना हमारे यहाँ जो हमारे साथ जा रहा था बोलते नहीं अभी तो और नीचे आएगी, नीचे आ चुकी है, और ये राइट टाइम है लेने का। ये शॉप्स का बताएं जो आपने मॉल बनाया, देखिए ये मॉल एक दोहा की तर्ज पे है। ये बड़ा हमारा एक ख्वाब था कि यार वहाँ पर जो गुलशन हदीद है, शाह लतीफ़ टाउन है, वहाँ पर कोई ऐसा स्टील टाउन, वहाँ कोई ऐसा प्रॉपर मॉल नहीं है। ठीक है। तो इस पे हमने एक जहन बनाया कि यार इस पे यहाँ पर एक मॉल लॉन्च करते हैं, वहाँ लोग वाकई में वहाँ पर है ही नहीं। अच्छा, वहाँ मैं देख रहा था कि आपने उस पर दिया कपड़ा मार्केट। जी जी, लोग ज़्यादातर जाते हैं ऐसी जगह पे भाई कपड़ा मार्केट के, भाई बाहर से इम्पोर्टेड कपड़ा है, तो ये आपने सोच के मेरा ख्याल है
यही इसके पीछे ये सोच थी। अच्छा, सबसे प्लस हमारे प्रोजेक्ट पे सबसे प्लस पॉइंट क्या है, जो वहाँ हम बैठे हुए हैं ना, हमारे पास सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आगे पीछे यानी समझ ले चारों कोने अगर आप ले लें तो चारों कोनों पे ऑलरेडी आबादी है, वहाँ पर बाहर से क्लाइंट की ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ का अपना वॉकिंग क्लाइंट है। तो जो लोग वहाँ पर हमारे यहाँ शॉप बुक करवा रहे हैं उनका इंटरेस्ट भी यही है, वो खुद आके कहते हैं कि यार यहाँ सबसे बड़ा जो आइडियल लोकेशन है तो ये, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर ये कि यहाँ पर सराउंडिंग में आबादी है। और एक जो हमारा ख्वाब था वहाँ का ये था कि एक फ्लोर हमने रखा है उसमें बचत बाजार के लिए, यानी हमारे ये होता है ना कि लोग सदर जाते हैं, बाकी पूरा फ्लोर में महंगाई है, एक फ्लोर में बचत है। नहीं उसमें भी ऐसे ही होगा, लेकिन वो फिर कंपटीशन हो जाएगा ना, हाँ। उनकी भी मजबूरी हो जाएगी। तो हमने रखा एक बचत फ्लोर, ठीक है। जिसमें कोशिश होगी कि, और इसमें एक और भी हमने किया है कि इसमें हमने खवातीन भी वहाँ कारोबार कर सके। एक पोर्शन हमने ऐसा भी रखा है कि खवातीन भी अपना कारोबार कर सके, अच्छा है। और वो भी फ्रीली, यानी खुले शाना बशाना मर्दों के साथ शाना बशाना। वो देखिए आज माशाल्लाह हमारी खवातीन भी बहुत एक्टिव है, काम करना चाह रही है, कर भी नहीं है काम। तो ये एक हमारी सोच थी। तो कितने की शॉप है वहाँ पे? इसमें मैं आपको बताऊं आज की तारीख में, जैसे मैं कह रहा हूँ, कम बता दें, ज़्यादा कम से कम जो प्राइस है 16.5 लाख के, जो कि हम अभी कैश इंस्टॉलमेंट में 3 साल की इंस्टॉलमेंट, कम से कम 15,000 की इंस्टॉलमेंट है मंथली। फिर आप लोग बीच में लेटर भेज देते हैं ना कि 3 महीने बाद इतने पैसे जमा करा दें, 6 महीने बाद ये करा दें, आज मीटर लग रहा है तो आज फलाना चार्जेस हैं, वो तो नहीं होगा? जिले अदर देखें, जो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होते हैं ना, उसकी मैं मिसाल इस तरह दूंगा, लोग इसी तरह समझते हैं। आप गाड़ी परचेस करोगे तो गाड़ी के पैसे दोगे ना, रजिस्ट्रेशन के पैसे तो नहीं दोगे। सही। और रजिस्ट्रेशन जब आप करवाने जाओगे, अब आप गाड़ी चला रहे हो, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, लेकिन गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का हमें पता होता है कितने की हो रही है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस आप बताते ही नहीं। आप उसका इशू यही बात है ना कि 3 साल बाद हमें मीटर के क्या चार्जेस लगने, 3 साल बाद हमें गैस के चार्जेस क्या लगने, आपको खुद को पता है। आज मैं आपको 4 महीने पहले की बताऊं, ये हमने जो पारविलास में मीटर लगाया है, 4 महीने पहले सिंगल स्टोरी का मीटर, जो मीटर लग रहा था, खाली मीटर, जो मीटर की हमने कॉस्ट दिए, दूसरे लवाजमात अलग, खाली हमने पीएमटी के पैसे भर दिए, सब कुछ भर दिए। उसके बाद मीटर भी उसमें शामिल नहीं था, मीटर के अलग से पैसे दिए। उस एक सिंगल स्टोरी के मीटर के लग रहे थे 20,000 रुपये 3 महीने पहले, आज की तारीख में वो 40,000 रुपये। अब बताएं हम किस तरह मीट करें? तो आपने थोड़ी देना है, तो उनको आपने लेटर भेजते हैं, उसको तो भेज रहे हैं ना, लेकिन हम जो डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं, जैसे जो के इलेक्ट्रिक का चालान है, हमें नहीं पता है कि 3 साल बाद के इलेक्ट्रिक का चालान जो आज 1 करोड़ पे ले रहे हैं, वो 3 साल बाद 1 करोड़ आएगा या 4 करोड़ आएगा। तो हम उसी हिसाब से अलॉटीज को डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, हम डिवाइड करते हैं, हम उसमें हमें ना कोई पैसे चाहिए होते हैं, हम डिवाइड करते हैं उसमें। कितना मॉल, कितना मंजिला, कितने फ्लोर हैं इसमें? हमारे समझ लिए 2 फ्लोर मॉल है हमारे इसमें, और इसमें ऊपर अपार्टमेंट्स हमारे बन रहे हैं। इसमें जैसे मैंने आपको कहा ना, जो अभी मैंने प्राइस आपको बताया, ये हमने एक ऑफर प्राइस में रखी है। एक्चुअल प्राइस दुकान की है 24,50,000 रुपये। अच्छा नजीम भाई, ये आप बताएं कि अभी चीफ साहब से भी आपकी मुलाकात हुई थी, तमाम ताजिर बिरादरी। जी जी। आपने कोई मशवरे दिए कुछ उनको कि क्या होना चाहिए? क्योंकि आप माशाल्लाह प्रोग्राम में हमारे, आपने लोगों को इतने मशवरे दिए, मुझे लग रहा है दोबारा आपको बुलाना पड़ेगा एक दफ़ा। बिल्कुल मशवरे दिए, और मैं कहता हूँ ये जो चीफ साहब की जो मीटिंग हुई, पूरे मीडिया ने उसको हाईलाइट किया, और वहाँ पर जाके सजेशन यही दी गई कि एक हमारी इकनॉमी को एक ट्रैक पे लाया जाए। अभी मैं समझ लें महीने भर पहले एक चैनल पे मैं गया, वहाँ पर मैंने यही सजेशन दी। उसकी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी ये जो हमारी असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो रही थी, उससे पहले आपको पता है IMF सारे स्टेक होल्डर से मिली, आपको भी ये पता है, और उन्होंने सबसे गारंटी ली कि कोई भी अगर इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आएगी, वो किसी तरह की भी टैक्स में चेंजेस नहीं करेगी, किसी किस्म का इंसेंटिव नहीं देगी। यही चीज़ हमने आगे फ्लोट की कि भाई इकनॉमी के हवाले से एक 10 साल का फार्मूला आना चाहिए, जिसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर को बिठाया जाए और उनसे एक MOU साइन कराया जाए, जो कि पूरी मीडिया पे फ्लोट हो, जिसमें तमाम हमारे जो सियासी लीडर हैं उनका उसमें इंडोर्समेंट हो कि भाई 10 साल के लिए हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसे भी माशाल्लाह जो फाइनेंस से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस मुल्क को सर्व करना चाहते हैं, उनको जोड़ा जाए उसके अंदर, और 10 साल उनको फ्री हैंड दिया जाए। मैं समझता हूँ 1-2 साल वो भी गलतियां करेंगे, ऐसा नहीं उनसे भी गलतियां नहीं होंगी, गलती करते करते इंसान, लेकिन उनको 10 साल ना छेड़ा जाए और इकोनॉमी को ट्रैक पे लाया जाए, और उसमें बावर कराया जाए तमाम लोगों को कि
कोई भी उसके अगेंस्ट में बयान जारी नहीं करेंगे। अगर कोई इशू आता है उसको बैठ के 101 मिल के बातचीत करके उनको हल किया जाए। देखिए चीफ साहब ने जब उस दिन एक्शन लिया, हम उसके बाद हम गए ब्रिगेडियर हारिस साहब से मिलने के लिए, हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर साहब से। जब हमारी एक दिन बाद उनसे मुलाकात हुई, जब हम वहाँ गए, और अक्सर मैं आपको बता रहा हूँ, अक्सर हम जाते तो हम कहते हैं होना होना कुछ नहीं है, ये चलता है, बस ठीक है। उनसे हम मिले, आप यकीन करेंगे उन्होंने जो जो हमारी शिकायतें थी फौरी उस पर एक्शन लेने का हमें उन्हें इंश्योर कराया, और उन्होंने ख़ुद कहा कि अभी हमारी इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद दोबारा उनसे मुलाकात है। उन्होंने कहा जो भी आपके इश्यूज़ हैं, उन्होंने ख़ुद कहा ये पहले हमें सेटल करने दो, ये जो लोग काम ख़राब करें उन्हें हमें सबको हमने दिया हुआ है, उनको सबको हमको पहले हम ऐसे लोग लाएंगे कि जहाँ से हमें भी काम करना आसान हो और आपको डिलीवर करना आसान हो। उन्होंने हमें वह कराया। मैं दोबारा आता हूँ चीफ साहब की तरफ। चीफ साहब ने जो एक्शन लिए, एक्शन लेने से फ़ायदे क्या होने लगे आपके सामने है। 35 रुपये, यानी डॉलर तो मार्केट के अंदर 330 रुपये की आवाज़ थी ना, लेकिन आपको ही पता है 300 मिल नहीं रहा था। और उसका नुकसान देखें, मैं 2-3 नुकसान बताता हूँ क्या नुकसान हो रहे थे। हमारे जो बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, सबसे ज़्यादा फीस इंक्रीज़ हो जाती है। और जब देखें होता क्या है कि जब ये फ़ीस का टाइम आता है जब भी डॉलर अप होता है। अब आप सोचें, एक बच्चा गया है 234 रुपये या 200 रुपये के डॉलर रेट पे गया हुआ है, आज से 1 साल पहले पढ़ने गया हुआ है। अब आज की तारीख में अगर 110 रुपये बढ़ जाता है तो उसके तो सीधे सीधे 11-12 लाख रुपए इनहेंस हो गए। आपको बताऊं, कुछ ऐसी फैमिलियाँ हैं जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने अपने बच्चों को वापस बुलाया, और जो बच्चे वहाँ गए हैं वो परेशान है कि यार हमारा जो साल, सिर्फ ये नहीं हो रहा, उनका साल भी ज़ाया हो रहा है। अच्छा, हमने नहीं सुना इन 4-5 दिनों में 30 से 35 रुपये डॉलर नीचे आ गया। हम इंतज़ार करते रहे कि हमारे पास मैसेज आया कि जी वो स्टील जो है वो 5,000 रुपये टन नीचे हो गया है, 10,000 टन नीचे हो गया है। ये डॉलर बढ़ने से बीच में आप बिलीव करेंगे, जो आपको पता होगा, हमने स्ट्राइक भी की थी स्टील के हवाले से। 3,45,000 से स्ट्राइक करके उसमें कुछ स्टील ओनर ने हमारा साथ दिया। स्टील की प्राइस 2.76 हमने लिया, 2.50 भी हो गया। अभी ये 2.50 क्या, मैं 2.46 में भी हमारे मेम्बरों ने लिया। ये जो दोबारा इंक्रीज़ होना शुरू किया, तो वही है, हम देख रहे, रोज़ मैं सुबह उठ के मोबाइल देखता हूँ कि भाई आया कि डियर कस्टमर 10,000 टन नीचे हो गया, ये नहीं आ रहा। देखिए ना जी साहब, अभी आपने खुद ही कहा अभी थोड़ी देर पहले कि आप पुरुमीद हैं, बल्कि आपके आबाद जो है, आपके जो बिल्डर्स हैं वो भी पुरुमीद हैं, और हम भी पुरुमीद हैं कि अच्छी पॉलिसीज़ अगर इस मुल्क में लाई जाएं तो ये मुल्क यकीनन तरक्की करेगा। इसमें बहुत पोटेंशियल है, और इसमें जैसे कि जीवा साहब ने हमें बताया, बहुत सारे मशवरे दिए हमें, और जो मीटिंग्स भी इनकी होती रही हैं हुकूमती इदारों के वफ़द से और दूसरे लोगों से, वहाँ भी इन्होंने मशवरे दिए। तो यकीनन कि इस वक्त प्रॉपर्टी परचेज़ करने का टाइम है। आप अगर अपना घर लेना चाहते हैं 80 गज़ का, 120 गज़ का, या फिर कोई कारोबार करना चाहते हैं या कारोबार का इरादा रखते हैं, तो पल पे जाके ज़रूर विज़िट करें। नेशनल हाईवे पे इनका प्रोजेक्ट है, दोहा मॉल के नाम से, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे देखें। इसमें ख़ास बात यह है कि सिर्फ मर्द हज़रात ही कारोबार नहीं कर सकते, बल्कि ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना कारोबार कर सकती हैं और इस मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर सकती हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया है, कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में फिर नदीम जीवा साहब को बुलाएं और इनसे मशवरा लें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि मज़ीद क्या सवालात आपके जहन में हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों से वो उसके जवाबात लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।